गवर्नमेंट ने संपन्न पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को उमंग ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब सवाल आता है, संपन्न क्या है? संपन्न की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। इस सिस्टम को डेवलप किसने किया है और इसको ऑपरेट कौन करता है? तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर आता है, उसका काम है इसको ऑपरेट करना और इसी ने इसको डेवलप किया है। अब बात करते हैं इसका बेनिफिट किनको मिलेगा। तो इस सिस्टम से लगभग 4 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट मिल रहा है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पेंशनर्स प्लस बीएसएनएल के रिटायर्ड एम्प्लॉयज भी इंक्लूड है। तो उमंग के साथ इंटीग्रेट होने के बाद पेंशनर्स को इसमें क्या क्या सर्विसेज और मिलेगी? तो सबसे पहला फीचर है पीपीओ नंबर रिट्राइवल। अगर किसी पेंशनर को अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर नहीं पता, तो वो सिर्फ अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर से और डेट ऑफ बर्थ डालकर उमंग ऐप से डायरेक्टली पीपीओ नंबर निकाल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मिलने वाला वो है लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस चेक। पेंशनर्स अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस उमंग मोबाइल ऐप या फिर उमंग वेब पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। संपन्न सिस्टम को 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था पूरे पेंशन लाइफस्टाइल को डिजिटाइज करना, ताकि पेंशनर्स को डायरेक्टली बैंक में पेमेंट मिले और ट्रांसपेरेंसी हो। तो यह था संपन्न सिस्टम का पूरा न्यूज़। इसमें एक चीज़ याद रखना कि संपन्न किस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। यूनियन कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक कंटिन्यू करने का अप्रूवल दिया है। मतलब ये स्कीम अब अगले 6 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट में इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम को एक्सटेंड ही नहीं की है, बल्कि प्रमोशनल और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग भी कंटिन्यू करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिले। जनवरी 2026 तक अटल पेंशन योजना के अंडर 8.66 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर इनरोल हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस स्कीम का मेन गोल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और इंडिया को एक पेंशन सोसाइटी की ओर ले जाना, जो कि विकसित भारत 2047 विजन के साथ अलाइंड है। इनिशियली ये स्कीम 18 से 40 साल के सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट याद रखना, 1 अक्टूबर 2022 को एक अपडेट आया, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं वो अटल पेंशन योजना में इनरोल नहीं कर सकते। इस स्कीम को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए रेगुलेट करती है और वही उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। अब देखते हैं ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ रिसेंट न्यूज़। अप्रैल 2026 से ईपीएफओ सब्सक्राइबर यूपीआई के थ्रू ईपीएफ डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ईपीएफओ ने इंडियन पोस्ट पेमेंट के साथ एक एमओयू किया है। ईपीएफओ ने पासबुक लाइट नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें मेंबर अपने पीएफ बैलेंस को इजीली एक्सेस कर सकेंगे। 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ईपीएफओ का करंट अकाउंट सेटलमेंट लिमिट क्या है? दूसरा है ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट का टाइमलाइन क्या है? दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में बताइए। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि स्कीम के पैटर्न पर गवर्नमेंट एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम लॉन्च करने जा रहा है, जिसके अंडर गिग वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्पर और दूसरे वनरेबल ग्रुप्स को 10,000 पर ईयर तक कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। मतलब कोई गारंटी या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने डिजाइन किया है। याद रखिए, पीएम स्वनिधि का मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रीट वेंडर्स को स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टेबल और एक्सटेंड कर सकें। इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड किया गया है। अब गीग इकोनॉमी और डोमेस्टिक वर्कर्स को भी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है न्यू माइक्रो क्रेडिट स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर डिजाइन की गई है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दूसरा है इसमें लोन लिमिट कितनी है? तो 10,000 रुपये पर ईयर कोलेटेड फ्री लोन इसमें मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड का फाइनेंशियल अप्रूवल लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पहले 50 लाख रुपए थी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, इसका मेन पर्पज़ है प्रोजेक्ट क्लियरेंस को फास्ट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले को रिड्यूस करना और सिल्क सेक्टर में ग्रोथ को सपोर्ट करना। याद रखिए, इंडिया का सिल्क सेक्टर
41,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा सिल्क एनुअली प्रोड्यूस करता है। इंडिया के करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? वो आप कमेंट में बताइए। सेंट्रल सिल्क बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो फाइनेंशियल अप्रूवल है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो उसको 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर एक एमओयू किया है। ये एमओयू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग को बूस्ट करने और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट लैंडिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और आईआईएफसीएल मिलकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पैसे देंगे। आईआईएफसीएल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म फाइनेंस को सपोर्ट करता है। आईएफसीएल बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में सपोर्ट करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। स्थापना 1908 में हुई थी। एमडी सीईओ है देवदत्ता चंद। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। यूनियन कैबिनेट ने सिडबी में 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी सपोर्ट को अप्रूव किया है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एमएसएमई के क्रेडिट एक्सेस पर होगा। इससे एमएसएमई को चीप और इजी क्रेडिट अवेलेबल होगा। सिडबी की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। बैंक और एनबीएफसी सिस्टम में एमएसएमई फाइनेंसिंग और स्ट्रांग होगा एंड सिडबी के सीआरआर यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो स्ट्रांग होगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इस डिसीजन का डायरेक्ट बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड है 1.3 मिलियन एडिशनल जॉब क्रिएटेड बाय 2028। सीआरआर कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कितना कैपिटल बफर है अगेंस्ट टू रिस्की लोन। हायर सीआरआर मतलब बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हायर लैंडिंग कैपेसिटी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1990 में हुई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आरबीआई ने ऑलमोस्ट 22 ईयर के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंसिंग विंडो को दोबारा ओपन करने के लिए कहा है। 2004 में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को बंद कर दिया था क्योंकि जो भी नए बैंकों को लाइसेंस दिए जा रहे थे उनमें 31% बैंक फेल हो रहे थे या फिर उनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और पुअर गवर्नेंस के केसेस आ रहे थे। अब आरबीआई ने इस सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म किए। उसके बाद लाइसेंसिंग विंडो को दोबारा ओपन किया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम कैपिटल 300 करोड़ रुपए होने चाहिए। सीआरआर लाइसेंस अप्लाई करते टाइम सीआरआर 12% होना चाहिए और एनपीए 3% से कम होना चाहिए। सेबी ने मैंडेट किया है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ के मैनेजर्स के कंप्लायंस ऑफिसर को अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एनआईएसएम से सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी होगा और ये सर्टिफिकेट एनआईएसएम सीरीज 3rd-C सिक्योरिटीज इंटरमीडिएट्स कंप्लायंस फंड सर्टिफिकेट एग्जाम पास करने पे मिलेगा। सेबी के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2027 तक बिना सर्टिफिकेट के कोई भी पर्सन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ के मैनेजर्स के कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में ना तो अपॉइंट हो सकता है और ना ही कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, सेबी का जो सर्कुलेशन है वो अभी से इमिडिएटली इफेक्टिव है। बस सर्टिफिकेट का मैंडेटरी इन्फोर्समेंट 2027 से होगा। इस रूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मूव का मेन पर्पज है स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्वालिफाइड और ट्रस्टेड कंप्लायंस ऑफिसर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एआईएफ सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाना। यूएस बेस्ड कंपनी टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू किया है। इस एमओयू के अंडर टिलमैन महाराष्ट्र में 1 गीगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इतना बड़ा ये डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई सिस्टम, फिनटेक प्लेटफॉर्म, डिजिटल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट डाटा सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। ये एमओयू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग में हुआ जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में हो रही है। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी पीएसएल के नॉर्म्स को और टाइट कर दिया है। इसका मेन रीजन है क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और डबल क्लेमिंग पर पीएसएल बेनिफिट्स को रोकना। पीएसएल का मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बैंकों को अपने लोन का एक फिक्स पोर्शन प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग एंड वीकर सेक्शन। इसे इंक्लूजन ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है।
इसमें अभी क्या-क्या चेंज किए गए हैं? पहला है ऑडिटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया गया है। अब बैंकों को ये इंश्योर करना होगा, जो लोन प्राइवेट सेक्टर के नाम पर क्लेम किए जाते हैं, उनके लिए एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना होगा। आरबीआई ने बैंक टू एनबीएफसी और एनबीएफसी टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लैंडिंग पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग लगा दी है। अब बैंकों को इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग रखनी होगी। लिमिट ऑन इंटरमीडिएटरी बेस्ड पीएसएल। अगर बैंक किसी एनबीएफसी या इंटरमीडिएटरी के थ्रू पीएसएल देता है, तो पर फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 5% ऑफ इंडिविजुअल बैंक टोटल पीएसएल ही अलाउ होगा। एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई लैंडिंग कैप। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज और एमएसएमई के लिए पीएसएल क्लासिफिकेशन पर इंडिविजुअल बैंक टू पीएसएल पोर्टफोलियो पर 10% कैप लगा दी है। नेक्स्ट है एनसीडीसी को पीएसएल कवरेज। आरबीआई ने बोला है बैंक लोन्स टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी अब ऑन लैंडिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए पीएसएल के अंडर क्लासीफाई होंगे। एसबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ एक एमओयू किया है। इस एमओयू का मेन पर्पज है एसबीआई के कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के अंडर तमिलनाडु के स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को इनहेंस्ड बैंकिंग बेनिफिट देना। व्हाट इज कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज? सिंपल लैंग्वेज में समझे, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज एक स्पेशल बैंकिंग पैकेज होता है जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, जैसे जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट देता है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इन पे स्पेशल छूट देता है, प्रोसेसिंग फीस पर वेवर मिलता है। ये सारी सिलेक्टेड बैंकिंग और लोन सर्विसेज इस पैकेज में मिलती है। मतलब सैलरी अकाउंट के साथ लोन लेना और बैंकिंग सर्विस यूज करना भी और अफोर्डेबल हो जाता है। वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए 286 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। ये लोन वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए दिया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वेस्ट बंगाल के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाना। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक के मेंबर है। प्रेसिडेंट है अजय बग्गा। आरबीआई ने ब्रिक्स कंट्रीज को सजेस्ट किया है कि वो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में लिंक करे। मतलब अगर इंडिया की डिजिटल रूपी और चाइना की डिजिटल यान लिंक हो जाता है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पेमेंट इजी हो जाएगा और टूरिज्म पेमेंट भी फास्ट होगा। इंडिया 2026 में 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा। आरबीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि ब्रिक्स 2026 के एजेंडे में सीबीडीसी लिंकिंग प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया जाए। ब्रिक्स 2025 समिट ब्राजील में हुआ था। एसबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है जो कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम और फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेटस को एनालाइज करती है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ जर्नी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का टाइमलाइन क्या था। ईयर 2014 में इंडिया की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर थी, जिसने 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर और अभी रिसेंट में 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर के माइलस्टोन को अचीव किया है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2027-28 में इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज लाइकली टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। अगर हम कंट्री की टोटल नेशनल इनकम को कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हमको मिलती है कंट्री की पर कैपिटा इनकम। आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एफईडीआई को ऑफिशियली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। एफईडीआई का रोल क्या है? एफईडीआई अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सारे अथोराइज डीलर के लिए काम करेगा। अथोराइज डीलर कौन होते हैं? बैंक और इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई से परमिशन लेकर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं।